हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, मनुष्य इस दुनिया का, इस संसार का सबसे अद्भुत प्राणी है, सबसे अनुपम प्राणी है, एकमात्र प्राणी जिसे प्रकृति ने भाषा से नवाजी है। भाषा मनुष्य का सबसे सुंदर गहना है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, पेरेंट्स से बात करते हैं, उन बातों को फिर अपने अन्य लोगों से शेयर भी करते हैं। कभी-कभी उन बातों को हूबहू अर्थात अक्षरशः रिपीट करके सुना देते हैं या लिख देते हैं, बोल देते हैं। जबकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उन बातों को सारांश रूप में या समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार समायोजित करके, एडजस्ट करके उसे हम लिखते हैं या बोलते हैं या सुनाते हैं। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू रिपीट करते हैं, हूबहू अर्थात अक्षरशः सुनाते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। हिंदी में उसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जबकि वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम सारांश रूप में या समय, देश, परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट करके जब हम कहते हैं, तो उस तरह के कथन को इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन अर्थात स्पीच। हम सब जानते हैं कि नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, या उसको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जैसे राम सेड टू मी, आई हैव डन इट टुडे। आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वाक्य है, आई हैव डन इट टुडे। और एक दूसरी बात भी आप देख सकते हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक वाक्य है, राम सेड टू मी। ऐसे टेक्निकली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह एक वाक्य है और यह एक दूसरा वाक्य है। हम कह सकते हैं कि राम से लेकर के टुडे तक एक वाक्य, और इस एक वाक्य में दो उपवाक्य आए हैं, दो क्लॉज आए हैं। द फर्स्ट क्लॉज इज राम सेड टू मी एंड द सेकेंड इज आई हैव डन इट टुडे। खैर, जो भी हो, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया है वो किसी के द्वारा कही गई बात है, पहले कभी, आज से पहले। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या आप देख सकते हैं रिपोर्टेड क्लॉज भी इसको कहा जाता है। जबकि जो बाहर, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, या इसे रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो बात हम लोग समझ गए। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड क्लॉज है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज है। ठीक है, अब आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक आध बात जान लें। यहाँ हम कुछ विद्वानों के द्वारा कही गई बात को मैं कोट किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जॉन स्टूड साहब हैं, जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े ग्रामरियन माने जाते हैं, और जेसी निस्फील्ड साहब का तो नाम ही काफ़ी है। कौन उनको नहीं जानता है? कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी ग्रामर पढ़ता हो, प्रेम करता हो अंग्रेजी से, वो निस्फील्ड साहब का नाम न सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जॉन स्टूड साहब कह रहे हैं कि इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड, व्हाट वाज मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रादर देन द एग्जैक्ट वर्ड्स।
स्टूड क्या कहते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट नारेशन भी कहते हैं। कुछ विद्वान इनडायरेक्ट स्पीच ना करके उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको थोड़ा सा अन्य रूप में देखना होगा इस पार्ट से, लेकिन यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग किए हैं इनडायरेक्ट नारेशन के अर्थ में। पहले ही मैं ये डिस्क्लेमर के रूप में दे दूं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम क्या करते हैं, जो कही गई बात है उसका मीनिंग देते हैं, उसका अर्थ रूप में, सारांश रूप में देते हैं, न कि एग्जैक्ट वर्ड्स देते हैं, न कि हूबहू शब्द देते हैं। निस्फील्ड साहब क्या कहते हैं, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द वर्ड्स। आप देख सकते हैं क्या यूज किए हैं, सब्सटेंस ऑफ द वर्ड यूज बाय द स्पीकर। वक्ता ने जो कभी बोला था, कहा था, उसका हम क्या देते हैं, सब्सटेंस देते हैं, सारांश देते हैं। तो क्या कहलाता है वो, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब हम एक्चुअल वर्ड को नहीं देते हैं, नॉट द एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल वर्ड नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं, सब्सटेंस देते हैं। तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ये निस्फील्ड साहब कहते हैं। अब हम आते हैं, एक वाक्य है, राम सेड टू मी आई हैव डन इट टुडे। ठीक है, राम सेड टू मी, ये बात तो मैं आज कह रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा था, लेकिन राम ने मुझसे क्या कहा था, कुछ दिन पहले की बात है। वो कहा था कि आई हैव डन इट टुडे। क्या कहा था, वो कहा था कि मैं इसे आज किया हूं। अब थोड़ा सा हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं, ये फ्यूचर हो गया, ये पॉइंट हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया पास्ट, ये पास्ट हो गया। पास्ट में 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 साल पहले, कभी भी राम ने मुझसे क्या कहा था, कहा था कि आई हैव डन इट टुडे, मैं इसे आज किया हूं। लेकिन सोचिए कि अब वो उस दिन वाला समय भी नहीं है और न वो जगह भी है। जिस जगह पर वो मुझसे कहा था, जिस समय में कहा था, वो सब चेंज हो गया। उस बात को हम आज कह रहे हैं, समय तो चेंज हो गया। तो जब समय चेंज हो गया तो आज के अनुसार हम उसको एडजस्ट करके जब बोलेंगे तो उसमें कुछ न कुछ हमको परिवर्तन करना होगा। समय परिवर्तन करना होगा, अर्थात टेंस चेंज करना होगा। उस दिन के लिए टुडे था, लेकिन आज के लिए, आज के समय में अगर हम उस दिन को देखते हैं तो हम कहेंगे उस दिन, आज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उस दिन। उस दिन वह काम को कर दिया है, कर चुका है, ऐसा हम कहेंगे। तो इस चीज के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, अक्सर लोग अक्सर लोग नरेशन से, अक्सर स्टूडेंट नरेशन से घबराते हैं इसलिए कि उनको लगता है कि तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी टॉपिक है। लंबा है ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन बहुत आसान है। और एक बात मैं, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, सबसे मैं कहना चाहूंगा कि नरेशन के नियम को रटने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को बैठ करके, खड़ा हो करके उन नियमों पर विचार करना होगा, क्योंकि ये सब उसी का खेला है और कुछ नहीं है। टुडे दैट डे कैसे हो जा रहा है, तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। लेकिन जब पढ़ा लेने के बाद मैं यहाँ से जब जाऊंगा, इस रूम से अब दूसरे रूम में जाऊंगा, तो ये रूम अर्थात प्लेस भी चेंज हो गया। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा तो यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ तो उस रूम के लिए यहाँ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस रूम के लिए मैं तो वहां करूंगा, मैं वहां पढ़ा रहा था। और
मैं नाउ नहीं कह पाऊंगा, नाउ माने अभी, मुझे क्या कहना पड़ेगा, मैं उस समय वहां पढ़ा रहा था। देन, नाउ की जगह पर हमको क्या बोलना होगा, देन बोलना होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नरेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा। बाकी सब जो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, अब पर्सन, पर्सन माने वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, अपने बारे में ने कहा। राम जब राम के बारे में कहेगा तो वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगा, लेकिन जब राम के बारे में मैं कुछ कहूंगा, मनीष जब राम के बारे में कहेगा तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा, वह यूज करेगा। जैसे देखिए यहाँ इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में मैं चेंज करके लिखा हूं, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ही हैड डन इट दैट डे। यहाँ अब राम अपने लिए ही नहीं यूज किया है, मैं राम के लिए यूज कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि वह कहा था कि वह उस दिन काम को कर चुका था वह, तो मैं राम के लिए ही यूज करूंगा। राम, राम के लिए मैं यूज करूंगा। मनीष, मनीष के लिए मैं यूज करेगा। लेकिन अगर मैं मनीष हूं राम के लिए तो मैं वह यूज करूंगा, है ना। तो ये सब नियम बहुत जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा, जैसा कि मैं बताया, यहाँ एक पार्ट है और एक दूसरा पार्ट यहाँ है। इसमें हम देख रहे हैं कि राम है, सेड है, और टू तो प्रीपोजिशन हो गया, मी हो गया, फिर आई है, हैव डन है, इट है, और ये शब्द। आप देख सकते हैं कि यह जो वाक्य है इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब है। जैसा कि मैं बताया था, शुरू में ही बताया कि इस पार्ट को, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब ये हो गया यहां से यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। और यह जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। बात आ गई समझ में। तो जब हम जानते हैं कि यह वाक्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि राम जो है क्या है, राम रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है, ध्यान से सुनिए, राम जो है रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। सेड जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का या रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। मी जो है रिपोर्टिंग क्लॉज का या रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सेम उसी तरह से आई क्या हो गया, रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया। हैव डन क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। और ईट क्या हो गया, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक दो और बात हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देना चाहूंगा, जगह थोड़ा सा ये हो गया है। अब प्रश्न एक ये भी उठता है
कि क्या सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही होता है और बाद में रिपोर्टेड स्पीच होता है, या कि और भी कोई कंडीशन है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी हो सकती है या रिपोर्टिंग स्पीच बाद में भी हो सकती है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं, आप देख सकते हैं, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जो पहला गवाह को बुलाओ, जज ने कहा। क्या करो? पहला गवाह को बुलाओ, जज ने कहा। आप देख सकते हैं, कॉल द फर्स्ट विटनेस इन्वर्टेड कॉमा में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच है, और सेड द जज विदाउट इन्वर्टेड कॉमा वाला है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, रिपोर्टेड स्पीच पहले है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो सेड द जज है उसको हम लोग द जज सेड भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो कॉल द फर्स्ट विटनेस द जज सेड, द जज सेड। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, नाउन अगर आया है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन है जज, तब तो ऐसा संभव है कि सेड द जज हो जाए या द जज सेड हो जाए। लेकिन कल्पना कीजिए कि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में कोई नाउन ना आकर के कोई प्रोनाउन आ जाए, तो क्या हम, अगर कल्पना कीजिए कि ही सेड है, सेड ही या ही सेड, क्या होगा? तब आपको ये नियम ध्यान रखना होगा कि नाउन में तो उल्टा पलटा हो जाएगा, सेड द जज या द जज सेड, लेकिन अगर प्रोनाउन आया हो तो वहां जो हमारा सामान्य ऑर्डर है, सामान्य क्रम है, सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब, वही फॉलो होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? ही सेड होगा, सेड ही नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, एक तीसरा भी कंडीशन हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ तीसरा कंडीशन क्या है? हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो स्प्लिट है। स्प्लिट है मतलब वो खंडित है। आप देख सकते हैं, दैट इज माई हॉर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, सेड ही। अब देखिए, ये सेड ही क्या है? सेड ही रिपोर्टिंग स्पीच है, और फिर यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा चालू हो जा रहा है जो यहां तक आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, दैट इज माई हॉर्स एंड इफ आई डोंट प्रूव इट आई विल गिव अप माई क्लेम। पूरा तो यहां से लेकर के यहां तक है, लेकिन बीच में यहां हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच घुस गई है। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच स्प्लिट भी हो सकता है, थोड़ा आगे, थोड़ा लास्ट में, और बीच में क्या हो गया? बीच में आ गया है रिपोर्टिंग स्पीच। तो ऐसा भी कंडीशन होता है। ये लगभग 3 कंडीशन है, मतलब वो स्टार्टिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, या लास्ट में आ सकता है। उसको बनाते समय अपने ढंग से सजा करके, जो नॉर्मल क्रम है, ऑर्डर है, इस तरह से सजा करके ही उसको हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह का आ गया कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यही ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे। जो सही ऑर्डर है वो हम लोग फॉलो करेंगे, और सही ऑर्डर क्या है? मतलब जो सामान्य ऑर्डर है वो यही है। तो ठीक है। हाँ, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, पहचान तो हम लोग गए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बाकी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सब तो कम यूज होता है, रेयर कंडीशन में यूज होता है। या हम जो यूज किए कि रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है, ये सब भी टर्म बहुत कम यूज होते हैं। लेकिन एक जानकारी, हाँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब तो हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अब ऐसा है कि अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन जान गए नरेशन का। अब कोई वाक्य आया है डायरेक्ट में
लिखा हुआ है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए 2 तरह का नियम है। एक जो नियम होता है उसको जनरल रूल्स कहा जाता है और दूसरा जो रूल है उसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है। जनरल रूल यानी सामान्य रूल। सामान्य रूल मतलब वह रूल जो हर जगह अप्लाई हो, हर तरह के सेंटेंस पर अप्लाई हो, जबकि स्पेशल रूल जो होता है वो अलग-अलग जो वाक्य के प्रकार होते हैं उस पर वो निर्भर करते हैं, उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद इंटेरोगेटिव, फिर ऐसे-ऐसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में चूँकि ये टॉपिक तो लंबा है, मैं बताया कि कड़ा नहीं है, लंबा है। तो कुछ स्पेशल टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है नरेशन के बारे में, वो मैं बाद में बताऊँगा। शुरू में ही उन सब चीज़ों का ज़िक्र मैं करने लगूँगा, तो नरेशन जो है बहुत ही अ, उबाऊ वाला टॉपिक हो जाएगा। पहले हम लोग सामान्य नॉलेज हासिल कर लेंगे, तब वो कुछ स्पेशल जो बात है वो हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि नरेशन का जो टॉपिक है, वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट जो रहेगा वो नरेशन पर प्रैक्टिस होगा। और प्रैक्टिस में तो आप जानते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं, चाहे एसएससी के हों, टीचर वाला हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे वो क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 2 तरह के नियम होते हैं। पहला जो नियम है उसको जनरल रूल्स कहा जाता है और दूसरा प्रकार का जो रूल्स है उसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है। जनरल रूल्स के तहत 3 प्रकार के चेंजेस करने होते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच या सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर वो आया है तो। इसमें सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को देखते हैं कि कैसे पर्सन को चेंज किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं SON और उसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। ये 1 2 3 और SON क्या है? इसको हम लोग सन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। कौन सा फार्मूला? सन फार्मूला के नाम से जानते हैं। यह सन फार्मूला अब तो लगभग बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहली बार यह सन फार्मूला 1956 में प्रकाशित आरपी सिन्हा की किताब जो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश है, जो भारती भवन पब्लिकेशन की है, उस पर सबसे पहले देखने को मिला था। खैर, तो एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो। तो ये 1 2 3 का संबंध इधर से है और SON का संबंध इधर से है, ऐसा समझिए। इधर का जो फर्स्ट पर्सन है इधर के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। इधर का जो ऑब्जेक्ट है इधर के इधर का जो सेकंड पर्सन है इधर के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और इधर का जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा, वो बदलेगा ही नहीं। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ सकता है, सेकंड पर्सन आ सकता है, थर्ड पर्सन आ सकता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, माई, माइन, या वी, आवर, अस वगैरह। सेकंड पर्सन मतलब यू, योर, योर्स, और थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, ही का हीज, हिम, शी का हर, हर्स, या फिर दे, देयर, देम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट और जो अन्य दे वगैरह है वो सब चेंज नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग को अभी विचार ही नहीं करना है। सबसे पहले क्या विचार करना है? इधर आया हुआ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर का जो फर्स्ट पर्सन है, आप देख रहे हो कि आई एम योर फ्रेंड, यह भी एक वाक्य है, और राम सेज टू मी, यह भी एक वाक्य है। तो जब वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट आएगा,
वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं। तो इधर अगर फर्स्ट पर्सन का आया है, आप देख सकते हैं आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगी? इस पार्ट में सब्जेक्ट है राम, सेज है वर्ब, ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट है मी। तो आई जो है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, ये जो आई है वो बदल जाएगा राम के अनुसार। ये राम के अनुसार बदलने का मतलब क्या है कि आई फर्स्ट पर्सन है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? आई बदल करके ही हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना है कि ये सब नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। पर्सन बदलेगा, उसका केस नहीं बदलेगा, अर्थात ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हुआ कि वह प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो यहाँ अगर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट वाला ही, ऐसा नहीं कि राम के अनुसार बदल करके हम हिम कर देंगे। राम का तो राम के बदले में हिम भी आता है, ही भी आता है, हिज भी आता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ये आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में राम का कौन सा प्रोनाउन आता है? तो वो आता है ही। तो क्या हो जाएगा? आई बदल करके हो जाएगा ही। ठीक है। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं योर है। योर किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का है। तो नियम क्या कह रहा है, ये सन फॉर्मूला क्या कर रहा है कि जो सेकेंड पर्सन का है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी है, इसके अनुसार बदलेगा। योर बदल जाएगा मी के अनुसार। ध्यान देना होगा, योर सेकेंड पर्सन का है, पॉजेसिव केस है, और ये बदल रहा है किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल रहा है। तो मी है, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मी का पॉजेसिव क्या होता है? माई, माई होता है, यानी योर बदल करके क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। अब एक दूसरा वाक्य जो यहाँ मैं लिखा हूं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। आई विल से टू हिम, मैं उससे कहूंगा, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। अब ध्यान देना होगा, यहाँ कौन सा आया है? सेकेंड पर्सन आया है, केवल और केवल सेकेंड पर्सन आया है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदल जाएगा? इधर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो सबसे पहले देखते हैं, आई विल से टू हिम, मैं उससे कहूंगा। आई सब्जेक्ट है, विल से वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट है। अब यू जो है बदल रहा है किसके अनुसार? हिम के अनुसार। ध्यान देना होगा, यू यहाँ सब्जेक्ट है। यू थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो फाइनाइट वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। तो ये सब्जेक्ट है। तो अब हिम, हिम किसके लिए होता है? ही का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो हिम का कौन सा रूप सब्जेक्ट होता है? ही होता है, यानी कि यू बदल करके क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, पर्सन चेंज हो गया। अब एक तीसरा वाक्य है, ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा था, क्या कहा था? यू कैनट चीट मी, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सा पर्सन का प्रोनाउन आया है। यू आया है सेकेंड पर्सन का, हिम आया है थर्ड पर्सन का। यू है सेकेंड पर्सन का, हिम है थर्ड पर्सन का। तो आप थर्ड पर्सन के बारे में देख सकते हैं, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, थर्ड पर्सन को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे जब उसको बदलना नहीं है। अब बदलना है, इसको तो बदलना है, सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? इस साइड में जो ऑब्जेक्ट आया है, तो ही है सब्जेक्ट, सेड वर्ब है, और यू है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू यानी सेकेंड पर्सन बदल रहा है इस यू सेकेंड पर्सन के अनुसार। तो दोनों का पर्सन, दोनों का केस बिल्कुल केस तो नहीं, दोनों का पर्सन बिल्कुल सेम है, तो ये यू यूं ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बिल्कुल
पर्सन सेम है तो उसमें उसके अनुसार बदलेगा। आई आई के अनुसार बदलेगा तो क्या होगा, आई रहेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग देखें कि कैसे पर्सन को बदला जाता है, कैसे पर्सन को बदला जाता है। ठीक है, पर्सन को बदलने के लिए एक आध और भी नियम है। वो नियम क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, उसका संपादक अगर वी का प्रयोग किया है, आवर का प्रयोग किया है, आवर्स का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई चैनल है, उसका संपादक अगर वी का प्रयोग किया है, आवर का प्रयोग किया है, आवर्स का प्रयोग किया है, तो वी बदल करके इट हो जाता है, और आवर और आवर्स बदल करके क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। ठीक है, मतलब वी इट में चेंज हो जाएगा और जो आवर्स है वो इट्स में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा भी चीज है कि अगर वी का प्रयोग पूरे मनुष्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए हुआ, वी का प्रयोग पूरे मानव जाति के लिए हुआ हो तो वी को वी ही रहने देते हैं, न कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे है कि राम सेड वी आर मोर्टल। ठीक है, राम ने कहा, क्या कहा, वी आर मोर्टल, हम लोग क्या है, मरणशील है। तो वी का अर्थ है हम लोग, पूरा मनुष्य जो है मरणशील है। तो यहाँ अब ऐसा नहीं करेंगे कि वी जो है फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा राम के अनुसार, राम अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार, और क्या हो जाएगा, यहाँ हम दे नहीं कर सकते हैं, दे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी का प्रयोग पूरे मानव जाति के लिए हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना होगा। न्यूज़पेपर वाला और ये वी वाला, ये जो मैं बताया, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम आते हैं चेंज ऑफ टेंस। क्या है ये, यहाँ देखिए एक चार्ट में लिखा हूं, चेंज ऑफ टेंस से संबंधित। चेंज ऑफ टेंस अर्थात टेंस का परिवर्तन। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल रूल्स जो है, कौन सा रूल्स है, जनरल रूल्स जो है हमेशा इस पार्ट पर अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। जनरल रूल जब भी अप्लाई होगा तो वह रिपोर्टेड स्पीच पर अप्लाई होगा, और स्पेशल रूल जब भी अप्लाई होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच पर अप्लाई होगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जनरल रूल को कहाँ लगाने लगते हैं, इधर लगाने लगते हैं। नहीं, जनरल रूल कहाँ अप्लाई होता है, रिपोर्टेड स्पीच पर, और स्पेशल रूल अप्लाई होता है रिपोर्टिंग स्पीच पर। ठीक है, तो जब हम चर्चा करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का परिवर्तन, तो किधर का परिवर्तन पर्सन का होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन होता है। जब हम कहते हैं चेंज ऑफ टेंस, तो किसका टेंस बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच का नहीं, वो बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। ये सब जितना रिपोर्टेड स्पीच आया है इन सब का टेंस बदलता है। जब हम कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्या ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो अदर वर्ड्स है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका बदलता है, बिल्कुल नहीं। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कुछ उस तरह के शब्द आए रहते हैं तो उसको आवश्यकता अनुसार बदलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन जान गए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस कब कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए देखते हैं।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज, रिपोर्टिंग वर्ब यानी विल से, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, जैसे कि राम सेज है, राम कहता है, प्रेजेंट टेंस हो गया। आई से, यह भी प्रेजेंट टेंस हो गया। और केवल यही नहीं, राम इज सेइंग टू सोहन, अब देखिए राम इज सेइंग टू सोहन, यह भी तो प्रेजेंट टेंस हो गया। यही नहीं, अगर बहुत लोग कहते हैं कि अगर सेड आया हो, केवल सेड नहीं देखना है, यह देखना है कि उसके पहले एक्सिलरी वर्ब कैसी है। अगर वाक्य है राम हैज सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर मोर्टल या कुछ भी, तो यहां हम देख रहे हैं कि राम हैज सेड टू मोहन, यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में है, अर्थात प्रेजेंट में है। प्रेजेंट के किसी भी सब टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। या फिर वो फ्यूचर टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहेगा आई विल से, आई विल बी सेइंग, आई विल हैव सेड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, दो बात जाने, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी भी टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अब देखिए यहां ध्यान देना होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात आ गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब 2 और 2 4 होता है, 2 और 3 5 होता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको जनरल ट्रूथ भी कहा जाता है, अगर इस साइड में आ गया हो, जैसे कि द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ इज नॉट फ्लैट, ठीक है, यह भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। या द अर्थ इज राउंड, या द अर्थ गोज राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो अब अगर इस पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब ऐसा नहीं कह देंगे द टीचर सेड दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट, या द टीचर सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, या द टीचर सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन, पृथ्वी का चक्कर लगाती थी, तब तो गड़बड़ न हो जाएगा। तो क्या आप आज और कोई तारा का ग्रह थोड़े लगाती है, वो चक्कर लगाती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बात रहे तो टेंस नहीं बदलेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तभी टेंस नहीं बदलेगा। और भी कुछ बात है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई लोकोक्ति, कोई कहावत आया हो तो भी उसका टेंस नहीं बदलता है। क्या आया हो? लोकोक्ति हो, कहावत हो, जैसे राम सेज टू मी, या राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, या माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अ ड्रॉप इन द ओशन, या कुछ भी इस तरह का कोई भी लोकोक्ति हो, कहावत हो, तो उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। या फिर एक और बात है जो कि ध्यान देने लायक है, कि वह वैसा कोई भी स्टेटमेंट जब कहा गया था तब भी वो सही था, और आज भी अगर सही है, आज जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम में भी अगर वो बात सही है, वैसा है, तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। देखिए यह थ्योरी के ख्याल से तो यह जानना जरूरी है, हाँ एग्जाम के ख्याल से ये
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो बस सीधे सपाट क्वेश्चन आया रहता है। उस समय थोड़े पता चलेगा कि वो कब कहा गया है, कब नहीं कहा गया, वो वैसा है या नहीं है। उसको एक और भी बात कहा जाता है कि अगर रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट हैबिट वाला कोई सेंटेंस आया, जैसे कि र, अ, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, आई गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब वो कहने को कहा था आज से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले या 10 दिन पहले वो कहा था कि आई गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, और अगर वह आज भी सुबह में जाता है वॉक करने, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वह जब उस दिन बोला था, 10 दिन पहले, 10 महीना पहले, 5 दिन पहले, तब भी और आज भी अगर वो सही है तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत कम किताबों में वो बात दिया गया है। कल्पना कीजिए कि यहाँ राम है, राम ने मुझसे कहा था, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? आई गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह में टहलने जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझको उसकी बात पर डाउट है। ध्यान दीजिएगा, वो कहा था कि वह डेली टहलने जाता है, लेकिन उसके बात पर डाउट है, तो इस कंडीशन में टेंस चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कंडीशन में भी करते हैं जब वो बात तो कहा कि मैं डेली जाता हूँ, लेकिन उसके बात पर आपको भरोसा नहीं, आपको संदेह है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसका टेंस बदल जाता है। देखिए, कंपटीशन के ख्याल से यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के ख्याल से, चूंकि हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं क्या केवल कंपटीशन देने के लिए, या कि लैंग्वेज, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि भाषा जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, उसको तो दिन रात वो गहना पहने रहता है, दिन रात यूज करना है। तो चलिए, चेंज ऑफ टेंस में अभी तक हम लोग पढ़े कि कब नहीं बदलता है। पहला चीज मैं बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रहे, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, प्रेजेंट हैबिट वाला आ जाए, या इडियम्स फ्रेजेस, क्या कहते हैं, लोकोक्ति आ जाए, प्रोवर्ब्स आ जाए, तो भी नहीं होता है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाए, 2 और 2 4 होता है, उस तरह का भी नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह का नहीं हो, क्या नहीं हो? यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, प्रोवर्ब ना हो, प्रेजेंट हैबिट वाला बात ना हो, और यह रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आया हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो यहाँ मैं ये चार्ट लिखा हूं। अब हम चेंज ऑफ टेंस के जो नियम यहाँ लिखे हुए हैं उसको इन उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो हम लोग यह जान गए हैं कि चेंज ऑफ टेंस किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। नहीं होगा वो तो ठीक है, अगर होगा तो कैसे होगा? तो देखिए, सबसे ऐसे तो नियम रटने पर लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत आसान है। वो आसान क्या है कि अगर प्रेजेंट टेंस के जिस फॉर्म में है, प्रेजेंट के अगर इंडिफिनिट में है तो पास्ट के इंडिफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में है तो पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में ही आ गया हो तब क्या करेंगे? वो भी टेढ़ा चीज नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसे पास्ट इंफिनिट में भी रखा जा सकता है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसको पास्ट परफेक्ट में भेज दिया जाए। पास्ट इंडिफिनिट में रहने से कभी कभी
यह पता नहीं चलता है कि वो जो 2 काम हुए हैं, कौन आगे कौन पीछे, उसमें थोड़ा टाइम को एक्सप्रेस करना कन्फ्यूजिंग वाला हो जाता है। और जब उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो एक पास्ट इंडेफिनिट तो आया ही रहता है और ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो उसमें क्लियर हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है? मैं यहाँ वाक्य लिखा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लिखा। तो देखिए, अभी मैं पर्सन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सन को चेंज करना बता दिया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि इन सबको मैं इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेंस चेंज कर रहा हूँ। ये क्या है? आई गो टू अ स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि क्रिया का दूसरा रूप आ जाता है, यानी गो जो है वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। आई एम गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज गोइंग हो जाएगा। हैव गॉन है, क्या हो जाएगा? हैड गॉन हो जाएगा। ठीक ना? हैव बीन गोइंग है, यह क्या हो जाएगा? हैड बीन गोइंग। ठीक है? अब देखिए, ये सब्जेक्ट प्लस V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैं क्या बताया कि आप चाहे तो इंडेफिनिट में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है उसको परफेक्ट में चेंज कर देना। तो अगर परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड गॉन हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई वाज गोइंग जो है आई हैड बीन गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैड बीन गोइंग हो जाएगा। और ये है पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा हूँ। पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है। मतलब अधिक से अधिक चेंज करके हम कहाँ तक पहुंचाते हैं? अधिक से अधिक हम चेंज करके पहुंचाते हैं वो मतलब पास्ट परफेक्ट में, है ना? तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ। अब इन वाक्यों को हम लोग पूरी तरह से चेंज करके देखेंगे। एक चीज और हम लोग को देखना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप लोग देखे होंगे, टुडे बदल करके दैट डे हो जाता है, टुमारो बदल करके फॉलोइंग डे हो जाता है, नाउ देन हो जाता है, हियर देयर हो जाता है। लेकिन या और भी है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये कब होते हैं? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब बदलेंगे जब चेंज ऑफ टेंस होगा। जब चेंज ऑफ टेंस होगा, जब टेंस बदलेगा, तभी यह भी बदलेगा। नहीं चेंज ऑफ टेंस होगा, यह भी ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग पूरी तरह से चेंज करके हम लोग देखेंगे। ठीक है? एक वाक्य है, राम सेड आई गो टू स्कूल। अब यहाँ इनके अलावा स्पेशल रूल की भी चर्चा होगी। स्पेशल रूल की चर्चा क्यों होगी? क्योंकि अब हम लोग फाइनली चेंज करने जा रहे हैं। और मैं बताया था कि स्पेशल रूल जो होता है वाक्य के प्रकार के आधार पर चेंज हो जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग स्पेशल रूल होगा, क्वेश्चन वाले जो वाक्य होंगे उनके लिए अलग होगा, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो सब यहाँ हम देख रहे हैं कि आई गो टू स्कूल, यह किस तरह का वाक्य है? यह एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस वाले जो वाक्य आए हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड को सेड में ही हम रख सकते हैं। ठीक है? तो राम
अब देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या करेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। पहले तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब है आई। आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो आपको याद है सन फार्मूला, ये फर्स्ट पर्सन का है तो इधर के सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार बदल जाएगा। राम है थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा ये है सब्जेक्ट तो इसका भी सब्जेक्ट ही आएगा। तो राम का सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आई बदल करके ही हो गया। ठीक है, इसके बाद है गो टू अ स्कूल। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में है और इधर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब्स या उस तरह का कोई चीज नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, इधर का टेंस बदल जाएगा। इधर का टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस V1 है। सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि प्रेजेंट इन्फिनिट है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इन्फिनिट। पास्ट इन्फिनिट मतलब क्रिया का दूसरा रूप। ही वेंट टू अ स्कूल है, टू अ स्कूल रहने देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद है राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो वही है, सेम सब्जेक्ट है। सेड के बाद दैट नहीं है तो सॉरी सेड के बाद टू नहीं है तो सेड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ भी वही प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये राम के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज गोइंग हो जाएगा। ही वाज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। यहाँ है राम सेड तो राम सेड ही रहने देंगे क्योंकि सेड के बाद टू नहीं आया है। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, राम के अनुसार बदलेगा। ध्यान दीजिएगा मैं शुरू में ही कहा था कि राम अपने लिए कहेगा तो आई का प्रयोग करेगा, लेकिन मैं राम के लिए जब यूज करूंगा तो वह यूज करूंगा उसका, उसकी, उससे, अर्थात ही, हिम, हिज, इस तरह का प्रोनाउन मैं यूज करूंगा तो आई सब्जेक्ट ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बदल करके पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी हैड गॉन टू स्कूल है तो टू स्कूल रहने देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। यहाँ भी राम सेड है, राम सेड ही रहने देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हैव बीन गोइंग है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन गोइंग हो जाएगा। हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद है राम सेड तो राम सेड रहेगा, दैट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है यानी कि हैड गॉन हो गया है। ही हैड गॉन टू अ स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल हो गया है। इसके बाद यहाँ भी राम सेड है तो राम सेड दैट लगा देंगे, आई बदल करके ही हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू अ स्कूल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही, अब ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, ही हैड गॉन टू अ स्कूल। ठीक है, आप लोग चेंज ऑफ टेंस भी समझे होंगे। अब देखिए यहाँ मैं चूंकि असर्टिव सेंटेंस बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ दैट का प्रयोग हो रहा है। दैट क्या है, दैट तो प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन भी है। यहाँ दैट जो है कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। एक बात ध्यान देना होगा, दैट आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, दैट आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल आपके मर्जी पर है, जब मन में आए लगा दें, जहां मन आए लगा दें और जहां मन में आए हटा दें, नहीं। अगर फॉर्मल राइटिंग है, फॉर्मल
तो वहां दैट को रखना पड़ेगा। और अगर वाक्य इनफॉर्मल है तो वहां आप चाहें तो हटा सकते हैं। मतलब ये सब जो वाक्य है ये सब इनफॉर्मल है, तो हम ऐसा भी कह सकते थे राम सेड ही वेंट टू अ स्कूल, या हम कह सकते थे राम सेड ही वाज गोइंग टू अ स्कूल, राम सेड ही हैड गॉन टू अ स्कूल, है ना। ये सब इनफॉर्मल है। लेकिन एक वाक्य मैं देख रहा हूं जो कि फॉर्मल हो। एक वाक्य हम देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर said, comma inverted comma, he would consider it। प्रधानमंत्री ने कहा he would consider it, वो इस पर विचार करेंगे। अब क्या हो जाएगा, द प्राइम, अब देखिए ये फॉर्मल है। अब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोई इनफॉर्मल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, यहाँ लगाना जरूरी है। अब यहाँ से आप नहीं हटा सकते हैं। ही वुड कंसिडर इट है तो इट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाने कि कहाँ लगाएंगे, कहाँ हटा सकते हैं। ठीक है, एक दो और वाक्य थोड़ा देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस पर। एक दो वाक्य देख करके इसके बाद हम इंटेरोगेटिव चालू करेंगे। यहाँ एक वाक्य है, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब राम सेड टू मी क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। ध्यान दीजिएगा यहाँ केवल सेड था तो सेड ही रहने देंगे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ आप देखिए सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। राम टोल्ड मी दैट, अब देखिए यू जो है सेकेंड पर्सन का है, बदलेगा इधर ऑब्जेक्ट अनुसार, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चेंज ऑफ टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, आई वाज, इज आर एम बदल करके वाजवर हो जाता है। ध्यान रखना होगा, इज आर एम बदल करके वाजवर हो जाता है। आई वाज इंटेलिजेंट। एक बात ये भी मैं बताया, यहाँ तो ऐसे सिंपली वाक्य लिखा हुआ है। मैं क्या कहा था कि यू आर इंटेलिजेंट, अगर वो डाउटफुल है तो टेंस चेंज कर सकता है, नहीं तो अगर वो हकीकत है, उस दिन भी सही था आज भी सही है, तो उसका टेंस नहीं भी बदल सकता है। लेकिन यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है तो हम लोग टेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यह था असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात वैसा वाक्य जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य है, और आप लोग जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जो कि कोई एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरा जो कि कोई WH वर्ड से, अर्थात व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ऐसे शब्दों से चालू होते हैं। तो दोनों के लिए तो लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। राम सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। अब देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, एक्सिलरी वर्ब से चालू है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, राम जो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे, अब इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड
में चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड में अगर चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं तो इसके साथ ऑफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, राम आस्क्ड। इसके बाद जो अभी तक हम लोग दैट लगाते थे यहाँ असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ हम लोग इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। राम आस्क्ड इफ। और अब यहाँ है आर यू गोइंग टू स्कूल। एक बात ध्यान देना होगा कि इसको हम लोग मान क्या लेंगे कि यह वाक्य है यू आर गोइंग टू स्कूल, अर्थात असर्टिव वाला फॉर्मेट देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ के बाद यू आ रहा है, यू बदल जाएगा मी के अनुसार। मी है फर्स्ट पर्सन का, तो क्या हो जाएगा आई। और टेंस कौन सा है? आर गोइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गोइंग हो जाएगा, वर गोइंग हो जाएगा, आई के अनुसार वाज हो जाएगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। राम आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे, या राम इंक्वायर्ड ऑफ मी। ध्यान दीजिए यहाँ मी छूट गया है, यहाँ मी छूट गया है। राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, या राम इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल। एक बात ये ध्यान रखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट आया है तब भी, नहीं भी आया है तब भी आस्क का प्रयोग हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग केवल और केवल तब होगा जब ऑब्जेक्ट आया हो तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि राम इंक्वायर्ड ऑफ इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, नरेशन जो है एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जैसे वॉइस एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी तरह से नरेशन भी। जिस तरह से डिग्री एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरह से रिमूव टू एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, उस तरह से ये नरेशन भी रूपांतरण है। एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसमें असर्टिव सेंटेंस अर्थात स्टेटमेंट भी आ सकता है, इंटेरोगेटिव भी आ सकता है, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, कोई भी किसी भी तरह के अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य आ सकता है और आता है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो ध्यान रखिए वह असर्टिव सेंटेंस ही हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या हो जाता है? असर्टिव हो जाता है। ऑप्टेटिव को भी चेंज करते हैं तो भी असर्टिव हो जाता है, एक्सक्लामेटरी को चेंज करते हैं तब भी हो जाता है। तो ध्यान रखना होगा कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसका ऑर्डर क्या है? एस भी ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ था आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, इंटरोगेटिव है ना। आप देख रहे हैं क्रिया, जो सहायक क्रिया पहले आ गई है सब्जेक्ट से पहले। लेकिन मैं क्या कहा कि इसको यू आर गोइंग टू स्कूल टुडे समझना है, क्योंकि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यही स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब एक दूसरा वाक्य देखते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन वह WH वर्ड से चालू होने वाला है। जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, या ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग। अब क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या करना होगा? मैं बताया कि अगर एक्सिलरी वर्ब से चालू रहेगा तो इफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर WH वर्ड से चालू रहेगा तब क्या करेंगे? तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पहले
H2 का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के ग्रामर में, आज के लेखन में हम देखते हैं कि H2 का प्रयोग बहुत कम होता है, नहीं ही होता है। अगर आप चाहें तो ही आस्क में H2 लगा सके, कंपटीशन में अगर जो ऑप्शन दिया है उसमें अगर लगा हुआ है तो ठीक है, जानकारी के रूप में हम लोग देख ले रहे हैं। H2 लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। ही आस्क मी वेयर है तो वेयर से चालू होगा, ध्यान देना होगा। हाउ है तो हाउ, वेन है तो वेन, वाई है तो वाई। यहाँ जो भी आया रहेगा ना, उसको यहाँ हूबहू कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, वेयर को मिटा लिए तो क्या बचा, आर यू गोइंग, एक्जिलरी वर्ब से चालू होने वाला। तो इसको मैं क्या किया था, आर यू गोइंग को यू आर गोइंग कहा था, यहाँ भी आर यू गोइंग को यू आर गोइंग कहेंगे। तो जब यू आर गोइंग कहेंगे तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, प्रश्नवाचक को हटा करके फुल स्टॉप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब यह प्रश्नवाचक वाक्य जो डायरेक्ट में था वह प्रश्नवाचक वाक्य बचा नहीं, वो असर्टिव हो गया। तो क्या वाक्य बिल्कुल बदल गया, नहीं। जो क्वेश्चन यहाँ था उसको हम लोग शिफ्ट करके इधर कर दिए, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ था उस क्वेश्चन को यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ कर दिए, इधर कर दिए। ये केवल अंतर हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऐसा वाक्य है। हम लोग असर्टिव सेंटेंस को भी देखे, इंटेरोगेटिव को भी देखे, और हम लोग जब चेंज ऑफ पर्सन को देख रहे थे तो ये देखे कि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। और उस समय ये पॉइंट थोड़ा मिस कर गया था, तो उसको मैं सोचा कि भाई ये तो हर जगह काम करेगा, इसलिए मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब तो आया हो लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट का आया हो, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर सेकेंड पर्सन का आ गया हो, या फिर कोई इस तरह का वोकेटिव केस वाला शब्द आ गया हो, तो क्या करते हैं। आप देख सकते हैं, मोहन सेड यू आर एन इडियट राम। मोहन क्या कहा कि राम तुम बुद्धू हो। यहाँ राम जो है वोकेटिव केस में है, वोकेटिव केस जिसको संबोधन कारक कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, जो वोकेटिव केस वाला शब्द है, जो नाउन है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यानी अगर वैसा रहता तो मोहन सेड टू राम, अर्थात मोहन टोल्ड राम हो गया। इसके बाद असर्टिव है तो दैट लगाएंगे। यू जो है सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ हम क्या रख लिए हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिए हैं राम, तो राम के अनुसार हो जाएगा ही, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में मैं राम लिखा हूँ। क्यों राम लिखा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोहन अर्थात सब्जेक्ट और राम अर्थात ऑब्जेक्ट, दोनों थर्ड पर्सन दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं। तो ये ही राम के लिए आया है कि ही मोहन के लिए आया है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में मैं राम लिख दिया हूँ। यह रूल भी है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वो किसके लिए आया है उसको ब्रैकेट में रख दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं ईज भी लिखा हूँ, वाज भी लिखा हूँ। अब मोहन कहा तुम इडियट हो राम, तुम क्या हो, इडियट हो। देखो यहाँ इज लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है। कुछ देर पहले जब चेंज ऑफ टेंस था, मैं बता रहा था तो बताया था कि देखो अगर इज लिखा गया है, जैसा है टेंस प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही में लिख दिया, चेंज नहीं किया, इसका मतलब कि वो मानता है कि इडियट है। लेकिन यहाँ टेंस चेंज करने का मतलब है कि वो कहा तो था कि वो इडियट है, लेकिन उसकी बात पर डाउट है, टेंस चेंज हो गया है, ठीक है।
इसके बाद है सीता सेड यू आर टेलिंग ए लाई मीना। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ मीना जो है लड़की, यह वोकेटिव केस में संबोधन कारक में है। तो संबोधन कारक वाला नाउन को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थात इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मतलब ऐसा हम सोचेंगे कि वो है सीता सेड टू मीना, तो सीता सेड टू मीना को क्या कर देंगे, सीता टोल्ड मीना। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट आएगा ही आएगा। किस कंडीशन में आएगा, किस में नहीं आएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। फॉर्मल राइटिंग में अवश्य आएगा, इनफॉर्मल राइटिंग है तो दैट ला भी सकते हो, दैट को हटा भी सकते हो। ठीक है, दैट हम ला दिए हैं। यू जो है मीना के अनुसार चेंज होगा क्योंकि मीना ऑब्जेक्ट है, तो सी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। इसके बाद है मोहन सेड वेयर आर यू गोइंग मॉम। मोहन ने कहा, मॉम तुम कहाँ जा रही हो, माँ तुम कहाँ जा रही हो। अब देखिए मॉम भी यहाँ वोकेटिव केस में है, और ध्यान रखना होगा नाउन वोकेटिव केस में हो जाता है, प्रोनाउन वोकेटिव केस में नहीं होता है। तो मॉम यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिए, सेड का ऑब्जेक्ट हो गया मॉम। तो मोहन सेड टू मॉम, सॉरी मोहन सेड टू मॉम, तो क्या हो गया, मोहन आस्क मॉम। अब इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड वाला है, उसको जस का तस उतार दिए। आर यू गोइंग यानी यू आर गोइंग, यू यानी मॉम, तो मॉम के लिए क्या होगा, सी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, बन के तैयार हो गया। अब यहाँ एक देखते हैं, राम सेड यू आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ कोई नाउन वोकेटिव केस में नहीं है, और यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो एक बात ध्यान दिया जाए, सेकेंड पर्सन आ गया है, ये सेकेंड पर्सन आ गया है, तो बचा कितना पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो विद्वान कहते हैं कि उसको हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, या अगर कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, संदर्भ से अगर कुछ क्लू मिल रहा है तो उस आधार पर चेंज कर देंगे, या फिर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। अर्थात यू जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाएगा तो आई हो जाएगा, या थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो ही होगा, या सी भी हो सकता है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है, देखा गया कि ज्यादा वो फर्स्ट पर्सन में ही, ऐसे थर्ड पर्सन में भी चेंज हो जाता है। मार्टिनेट एंड थॉमसन जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि वाक्य के अर्थ को देखते हुए उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज किया जा सकता है, तो चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आई एम भी लिखा हूँ, वाज भी लिखा हूँ, इज भी लिखा हूँ, वाज भी लिखा हूँ। इसका क्या वजह है, तो देखिए कंपटीशन के ख्याल से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन किसके ख्याल से है, तो मैं ये कह रहा था कि राम ने कहा कि तुम मजबूत हो। ठीक है, राम कहा, 1 महीना पहले कहा, 10 दिन पहले कहा, आज सुबह में ही कहा था यू आर स्ट्रांग, तुम स्ट्रांग हो, और तुम मानते हो कि तुम स्ट्रांग हो, तब तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, क्योंकि वो कहा था तब भी ये बात सही थी और आज भी ये बात तुम सही मानते हो, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब देना होगा। लेकिन अगर राम कहा यू आर स्ट्रांग, कल्पना करो राम कहा था अरे तुम तो बहुत मजबूत हो, और तुम हो क्या, तुम सिरकिया पहलवान हो, हवा तेज चले तो डाउट है कि भैया कहाँ फेंका जाओगे। मतलब क्या कि राम कहा तो था कि स्ट्रांग हो, लेकिन तुमको संदेह है कि डाउटफुल है, तो टेंस चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। मैं तो बता ही दिया हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो इस तरह से हम लोग देखे रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच जिसमें वोकेटिव केस में आया हो कोई नाउन, या फिर सेकेंड पर्सन का आया हो। तो
आज नरेशन का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग नरेशन का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देखे, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया हो तो कैसे चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में, ये सब हम लोग देखे। और बाकी सब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो इसके सेकेंड पार्ट में आएगा। तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।